WWE की रिंग में एक ऐसा बंदा आया जिसने पूरे WWE के डायरेक्शन को शिफ्ट कर दिया था, जिसके सामने ना बॉस टिका ना रूल बुक, जो अपने अपोनेंट्स को रिंग में आकर कहता था कि तेरे बेल्ट की औकात मेरे बियर से भी कम है, और अपनी ट्रैश टॉकिंग से ऐसी तबाही फैलाई जिससे फैंस आज तक सलाम करते हैं। और वो बंदा था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपने दर्द को चैलेंज बनाया और सिस्टम के मुंह पर थूक के बोला, ऑस्टिन 316 सेज आई जस्ट व्हिप योर एस। ऑस्टिन 316 सिर्फ एक प्रोमो नहीं था, ये पूरे WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा थप्पड़ था। और अगर आप WWE के फैन हो तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की इस कंप्लीट सागा को मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक सुपरस्टार की स्टोरी नहीं है, ये WWE के सबसे आइकॉनिक एरा की कहानी है। मिड 90s तक WWE क्रिएटिवली काफी पूरा हो गया था और वे WWE की गोल्डन एरा की सक्सेस को रिवाइव नहीं कर पा रहा था। विंस मैकमैन ने बहुत सारे दूसरे सुपरस्टार्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे और वो नेक्स्ट हल्क होगन, नेक्स्ट अल्टीमेट वॉरियर रैंडी सैवेज बनाना चाहते थे। और विंस ने 90s में शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट और अंडरटेकर जैसे स्टार्स को क्रिएट किया था, और वे लेक्स लूगर, केविन नैश और मेबल के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। और केविन नैश को WWE चैंपियन बनाया गया था, पर उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि WWE रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया था और बहुत सारे पेपर-व्यूज के बाय रेट्स भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए थे। और ये WWE का न्यू जनरेशन था जो ईयर 1995 तक वर्स्ट हो गया था। धीरे धीरे करके WWE अपने मेजर स्टार्स को भी खोता जा रहा था, जहां पर 96 में केविन नैश और स्कॉट हॉल भी WWE को छोड़कर चले गए थे WCW के लिए, जहां पर WCW ने पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग को डोमिनेट किया था और फैंस और व्यूअर्स को वे ज्यादा अच्छा कंटेंट दे रहे थे। और NW के बाद तो WCW अपनी पीक पर ही चला गया था और WWE इसके कंपैरिजन में अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा। WWE यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्टूनिश गिमिक देने में लगा हुआ था, जो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और एक पॉइंट पर अंडरटेकर जैसे स्टार्स ने भी WCW जाने का प्लान किया था, क्योंकि क्रिएटिवली उनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा था और उनकी बुकिंग भी खराब चल रही थी। WWE उस समय खराब था, लेकिन वो अपने हालात सुधारने की काबिलियत भी रखता था। और यहाँ पर आगमन होता है स्टीवन जेम्स विलियम्स का WWE में। विंस ने स्टीव को WCW में देखा था और वे उनकी रेसलिंग स्किल से इंप्रेस हुए थे, पर उनके अंदर उन्हें स्टार वाली फीलिंग अभी नहीं आई थी। और विंस ने उन्हें रिंग मास्टर की गिमिक दी थी, और ये WWE की प्रॉब्लम थी उस समय, डम फालतू के कैरेक्टर्स जो रेसलिंग से ज्यादा नौटंकी लगते थे। और थैंक गॉड कुछ टाइम के बाद विंस ने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया, वरना WWE का क्या होता वो भगवान ही जानता है। जब स्टीव को ये गिमिक मिली थी तो वे फिर से निराश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक अपनी जी तोड़ मेहनत करी थी। उसके बाद उन्हें इस तरह का कैरेक्टर दिया गया था जिसे खुद स्टीव पर्सनली पसंद नहीं करते थे, और टेड डिबियासी उनके मैनेजर थे जो उनकी तरफ से बात करते थे। स्टीव ने अपना पहला WWE का मैच रेसल किया था December 12, 1995 को रॉ पर, जहां पर उन्होंने मैट हार्डी को हराया था। और हार्डी बॉयज ने भी अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत जॉबर बनने से ही करी थी। और स्टीव के पहले मैच का प्रसारण जनवरी 18, 1996 को हुआ था, और अपने पहले कुछ मैचेस में स्टीव ने अपनी रेसलिंग स्किल्स को दिखाया था। और रॉयल रंबल 96 होने से पहले एक प्रोमो भी कट किया था, $1 मिलियन चैंपियनशिप बेल्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था। जब 96 रॉयल रंबल हुआ था तो स्टीव ने एंट्री करी थी और उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और वे फाटू से एलिमिनेट हो गए थे, जो उनके प्लान एलिमिनेशन से पहले हो गया था, वरना वे थोड़ा और ज्यादा टाइम तक रंबल में रहते। पर कोई बात नहीं, अगला साल आने दो। स्टीव ने इसके बाद फाटू को हराया था और जेक रॉबर्ट्स की स्टाइल में वे प्रोमो कट करने लगे थे। फिर फरवरी 19 को वे मार्टी जेनेटी को हराते हैं, शॉन माइकल्स के पुराने दोस्त और टैग पार्टनर। यहाँ विंस ने कमेंट्री पर पहली बार कहा था कि उसकी आंखों में देखो, एकदम स्टोन कोल्ड। और यहाँ पर स्टोन कोल्ड का नाम अभी ऑफिशियली स्टीव के साथ एसोसिएट नहीं हुआ था। इसके पीछे का वाक्य ये था कि स्टीव रिंग मास्टर की गिमिक को पसंद नहीं कर पा रहे थे और वे WWE के ऑफिस में जाकर अपनी गिमिक को चेंज करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं, और विंस उन्हें इस कैरेक्टर को चेंज करने का भी कहते हैं अगर उनके पास कुछ और क्रिएटिव अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। स्टीव ने एक सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री को देखा था जिसका नाम उन्हें अच्छा लगा था, जो अपने विक्टिम्स की बॉडी को फ्रीज करके रखता था। ये आइडिया स्टीव ने विंस को बताया था, फिर क्रिएटिव्स ने उन्हें कुछ मिलते जुलते नाम बताए थे। तो स्टीव ने इससे ज्यादा बेहूदे नाम आज तक नहीं सुने थे। जब ऑस्टिन अपने नाम का सोच रहे थे, उनकी वाइफ ने उन्हें कप ऑफ टी दी थी और कहा था कि वे इसे जल्दी पी ले, वरना वो स्टोन कोल्ड हो जाएगी, और रेस्ट आप सब जानते ही हैं। फिर इसके बाद WWE सुपरस्टार्स पर स्टीव ने टोनी विलियम्स को रेसल किया था और कमेंट्री पर फिर विंस स्टोन कोल्ड के नाम को मेंशन करते हैं, और यहाँ पर भी स्टीव रिंग मास्टर की गिमिक में ही थे। फिर मार्च 96 के रॉ पर फर्स्ट टाइम ऑफिशियली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के नाम से उन्होंने रेसल किया था सावियो वेगा के साथ, और ये उनकी फर्स्ट राइवलरी थी WWE में। और रेसलमेनिया 12 पर उनका मैच भी हुआ था जो डिसेंट था। फिर जर्मनी का टूर हुआ था, जहां पर ऑस्टिन ब्रेट हार्ट के साथ मैचेस लड़ रहे थे और शॉन माइकल्स के साथ भी उन्होंने मल्टीपल मैचेस लड़े थे। उनका काम उनके अगेंस्ट हारने का था, पर यहाँ ऑस्टिन को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, जहां पर वे WWE के मेजर स्टार्स के साथ काम कर रहे थे। ऑस्टिन और सावियो वेगा की राइवलरी भी कंटिन्यू चल रही थी, जहां पर इन योर हाउस गुड फ्रेंड्स बेटर एनिमीज और बीवेयर डॉग्स में उनके मैचेस भी हुए थे। यहाँ पर अब ऑस्टिन के साथ एक प्रॉब्लम उनके मैनेजर टेड डिबियासी की थी। अगर उन्हें सोलो सुपरस्टार ब्रेकआउट करना है तो डिबियासी से उनको पीछा छुड़ाना होगा।
और ऐसा हुआ भी था। डिबियासी WCW चले गए थे और यहाँ ऑस्टिन अपने कैरेक्टर को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। ऑस्टिन ने किंग ऑफ द रिंग 96 से पहले एक प्रोमो भी कट किया था और यहाँ पर अब एक ट्रू स्टोन कोल्ड कैरेक्टर दिख रहा था जो सिर्फ स्ट्रेट टॉक करता था और जो नो नॉनसेंस करने वाला व्यक्ति था। ट्रिपल एच 96 किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए बुक थे, पर यहाँ पर कर्टन कॉल इंसिडेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से उनका किंग ऑफ द रिंग होना कैंसिल हो गया था, जिसका ओरिजिनल प्लान ये था कि फाइनल्स तक ऑस्टिन आकर ट्रिपल एच से हारते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ था। ऑस्टिन ने अपने पहले किंग ऑफ द रिंग मैच में बॉब हॉली को हराया, फिर सावियो वेगा को सेमीफाइनल्स में, और फाइनल्स में उनका मुकाबला होता है मार्क मैरो से और उनका मैच 15 मिनट तक चला था। और ऑस्टिन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि उनकी लिप्स में से ब्लीड हो रहा था। और वहीं जैक रॉबर्ट्स भी वेटर से डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए थे और वे फाइनल्स में चले गए थे। और जैक रॉबर्ट्स उस समय अपनी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन वाली गिमिक में थे और ऑस्टिन और जैक रॉबर्ट्स का फाइनल में मैच होता है जहां पर ऑस्टिन जैक रॉबर्ट्स को हराते हैं कंप्लीट डोमिनेटिंग फैशन में। और फाइनली वो घड़ी आ गई थी उनके लेजेंडरी किंग ऑफ द रिंग को क्राउन करने की, जहां पर ऑस्टिन ने अपना फेमस ऑस्टिन 316 प्रोमो कट किया था जो कि हिस्ट्री बुक्स में नामजद हो गया था और लेजेंडरी बन गया था। और ये ऑस्टिन की तरफ से कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये ऑस्टिन की तरफ से पूरी खुद की क्रिएशन थी जो इंस्टेंट हिट थी। ऑस्टिन 316 स्टीव ऑस्टिन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था और हाईली मार्केटेबल साबित हुआ था, पर विंस इससे खुश नहीं हुए थे और उन्हें वे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इनिशियली कि ये मार्केटेबल साबित नहीं हो पाएगा। किंग ऑफ द रिंग में ही ब्रायन पिलमन और ऑस्टिन का इंटरेक्शन भी हुआ था जो WCW के टाइम पर टैग टीम पार्टनर्स थे। किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू होने के अगले रॉ पर ऑस्टिन का मैच था अंडरटेकर के अगेंस्ट और मंडे नाइट वॉर्स की डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि ऑस्टिन 316 प्रोमो के बाद ऑस्टिन हिट हो गए थे और हजारों फैंस ने ऑस्टिन 316 की टी शर्ट्स पहनी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था, पूरी अरीना में एक आदमी नहीं था जिसने ऑस्टिन 316 की टी शर्ट पहनी हो। और ये कॉमन सेंस की भी बात है कि 24 घंटे के अंदर ऑस्टिन 316 की टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। और उसी रात के रॉयल रंबल में भी ऑस्टिन ने पार्टिसिपेट किया था और इन योर हाउस इंटरनेशनल इंसिडेंट पर भी एक बंदा नहीं था जिसने ऑस्टिन 316 की टी शर्ट पहनी हो और यहाँ पर ऑस्टिन का मार्क मैरो के साथ मैच था। तो उसी टाइम पर ब्रेट हार्ट भी रेसलिंग से दूर थे और WWE इन योर हाउस माइंड गेम्स में ब्रायन पिलमैन उन्हें इनवाइट करते हैं और ऑस्टिन भी कहते हैं कि वे उनसे कुछ शेयर करेंगे रिंग में और ब्रेट हार्ट शो होने से मना कर देते हैं। फिर ऑस्टिन एक रिंग सेगमेंट में कहते हैं कि ब्रेट हार्ट उनसे डर गए हैं और यहाँ WWE क्रिएटिवली ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट का फ्यूड करवाना चाह रहा था और इन योर हाउस बरीड अलाइव में ऑस्टिन का मैच होने वाला था सावियो वेगा के साथ। सावियो वेगा के मैच से बाहर होने के बाद उनका मैच होता है हंटर हर्ट्स हेम्सली ट्रिपल एच से, जिनके साथ कुछ सालों के बाद ऑस्टिन की एक लेजेंडरी राइवलरी होने वाली थी। और ये एक रेयर हील वर्सेस हील का मैच था और ये एक सॉलिड मैच साबित हुआ था जहां पर ऑस्टिन ने ट्रिपल एच को हराया और इसी पेपर में ऑस्टिन का क्लासिक ग्लास शैटर वाला एंट्रेंस म्यूजिक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। और ब्रेट हार्ट ने भी इसी पेपर में अपनी वापसी करी थी और कहा था कि स्टीव ऑस्टिन को वे चैलेंज करते हैं सर्वाइवर सीरीज में। और यहाँ पर ब्रेट हार्ट ने अपने प्रोमो में ऑस्टिन को बेस्ट रेसलर बताया था और यहाँ पर WWE ऑस्टिन को पुश कर रहा था जिसे वे स्लोली ले जा रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि WWE उन्हें एकदम टॉप पर पहुंचा दिया और WWE चैंपियन बना दिया हो, वे उन्हें स्लोली बिल्ड कर रहा था। ऑस्टिन उस टाइम पर पिलमैन के साथ भी फ्यूड में आ गए थे। ऑस्टिन ने पिलमैन के एंकल को इंजर्ड कर दिया था और सर्वाइवर सीरीज होने के 2 हफ्ते पहले ऑस्टिन और पिलमैन का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल सेगमेंट हुआ था जहाँ पर ऑस्टिन पिलमैन के घर में घुसते हैं, जहां पर पिलमैन गन लेकर ऑस्टिन का वेट कर रहे थे और जब वे घर में घुस जाते हैं तो पिलमैन ऑस्टिन पर गन पॉइंट कर देते हैं, शो ऑफ एयर चला जाता है। और ये एक कंट्रोवर्शियल सेगमेंट साबित हुआ था पर रेटिंग्स भी लेकर आया था और यहाँ से ही ऑस्टिन का स्टोन कोल्ड कैरेक्टर पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, जो स्ट्रेट टॉक करता था और कोई नॉनसेंस वो नहीं करता था। उसे किसी से कोई दोस्ती नहीं करनी और ना उसे कोई दोस्त चाहिए। स्टीव ऑस्टिन को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था WWE में और फैंस में वे अच्छे से छाने लगे थे और उनका कैरेक्टर जो ट्रैश टॉक करने वाला था वैसा वे अपने असली जीवन में ही थे, इसलिए उनका ये कैरेक्टर फेक नहीं लगता था और WWE को एक मेन इवेंट प्लेयर मिल गया था। और यहाँ WWE अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था जैसा वे केविन नैश और लेक्स लूगर के केस में कर चुके थे। और यहाँ ऑस्टिन का कैरेक्टर व्यूअर्स को एक अलग ही लेवल की वाइब दे रहा था और विंस मैकमैन के ऑस्टिन को लेकर प्लान्स ये थे कि वे अब उन्हें WWE का मेजर स्टार बनाएंगे। ऑस्टिन कोई ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के हैंडसम फीचर्स वाले रेसलर भी नहीं थे, पर फिर भी विंस ने ऑस्टिन के अंदर एक ट्रू पोटेंशियल देखा था जो अपनी तरफ से अगर बगावत पर उतर आए तो आपकी फाड़ सकता है और वे एक एंटी हीरो टाइप पर्सोना कैरी करता है और फैंस के साथ अच्छे से क्लिक हो रहा है। और जब हार्ट और ऑस्टिन का मैच सर्वाइवर सीरीज में होता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में तो ऑस्टिन ने अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखाई थी और वे एक बेटर रेसलर के तौर पर उभरे थे, पर वे हार्ट से हार गए थे। पर यहाँ ऑस्टिन का मोमेंटम बन गया था। फिर इन योर हाउस इट्स टाइम में ऑस्टिन ने फेस किया था गोल्डस्ट को और वे जीत गए थे। फिर 97 के स्टार्ट से क्रिएटिवली WWE ऑस्टिन के कैरेक्टर पर ही काम जारी रख रहा था और उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह बताया गया था, जहां पर 97 रॉयल रंबल भी ऑस्टिन के लिए क्रिएटिव टर्न अराउंड साबित होता जिसमें ट्विस्ट थे। यहाँ पर इस रॉयल रंबल में 90s के सारे स्टार्स होंगे। इस रॉयल रंबल में रॉकी माइविया रॉक, फिर हंटर हर्ट्स, हेम्सली ट्रिपल एच, गोल्डस्ट मैनकाइंड, फिर अंडरटेकर, वेडर, ब्रेट हार्ट, जैक रॉबर्ट्स और स्टीव ऑस्टिन थे। और बहुत सालों के बाद ऐसा रॉयल रंबल देखने को मिला था जहां पर
ऑस्टिन ने नंबर 5 पर एंट्री करी थी और वो आखिरी तक रंबल में डटा रहा था और वे एक एक करके दूसरे बंदों को एलिमिनेट करते जा रहा था। फिर ब्रेट हार्ट की नंबर 21 पर एंट्री होती है और उनका घमासान शुरू हो जाता है, पर क्लाइमेक्स में ट्विस्ट देखने को मिला था। उसने ऑस्टिन को और ज्यादा सैवेज बना दिया था। ब्रेट हार्ट ने ऑस्टिन को एलिमिनेट कर दिया था, पर रेफरी ने उन्हें नहीं देखा था और ऑस्टिन फिर से रिंग में घुस जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले उसने टेकर और वेडर को एलिमिनेट किया, फिर ब्रेट हार्ट को, और ये ऑस्टिन का एक सैवेज मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। चीट भी करो, जीत भी लो और सिस्टम को मैनिपुलेट भी कर दो। और इसी के साथ ऑस्टिन का मोमेंटम एक डेंजरस एंटी हीरो जैसा बन गया था जो रूल्स को तोड़ता है पर फिर भी टॉप पर खड़ा है। और इसी के साथ ऑस्टिन ने रॉयल रंबल 97 को अपने नाम कर लिया था और ब्रेट हार्ट गुस्से से आग बबूला हो गया था। और इसके अगले रॉ के एपिसोड में ब्रेट हार्ट ने अपनी पूरी भड़ास निकाली थी और कहा था कि वे WWE छोड़ देंगे अगर उन्हें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और फाइनल 4-वे पेपर-व्यू में गोरिल्ला मानसून ने नंबर 1 कंटेंडर के लिए फैटल 4-वे अनाउंस किया था। फिर फरवरी 97 के रॉ के एपिसोड में शॉन माइकल्स ने अपनी चैंपियनशिप को विकेट कर दिया था, पर फाइनल 4-वे का फैटल 4-वे मैच अब WWE चैंपियनशिप का फैटल 4-वे मैच बन जाता है। WWF इन योर हाउस फाइनल 4 पेपर व्यू का मेन इवेंट, जहां पर ब्रेट हार्ट, वेडर, अंडरटेकर और स्टीव ऑस्टिन एक रिंग में थे, जो फैंस के लिए एक धमाका था। जहां पर टेकर की डार्कनेस, ब्रेट हार्ट की टेक्निकलिटी और ऑस्टिन का सैवेज पर्सनैलिटी और वेडर की हार्ड हिटिंग और स्टिफनेस थी। इससे पूरा मैच एक कियोस हो गया था, लेकिन एंड में ब्रेट हार्ट ने WWE चैंपियनशिप को अपने नाम करा था और ऑस्टिन का गुस्सा एक्सप्लॉइट हो गया। इस हार से ऑस्टिन और ज्यादा सैवेज हो गया था। यहाँ WWE काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, जहां पर ब्रेट हार्ट अगले रॉ के एपिसोड में अपनी चैंपियनशिप को फिर से साइको सिड से हार जाते हैं ऑस्टिन के इंटरफेरेंस से। यहीं से ही ब्रेट हार्ट और ऑस्टिन की राइवलरी बहुत ज्यादा हीटेड हो गई थी और हार्ट को एक और मौका मिलता है चैंपियनशिप का साइको सिड के साथ स्टील केज मैच में। और अगर यहाँ पर ब्रेट हार्ट जीतकर चैंपियन बनते हैं तो उनका और ऑस्टिन का मैच होगा चैंपियनशिप के लिए। और जब उनका मैच होता है तो ऑस्टिन फिर से इंटरफेयर करते हैं, पर इस बार वे हार्ट की मदद करते हैं मैच को जीतने के लिए। पर यहाँ पर अंडरटेकर भी इंटरफेरेंस कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर सिड केज से एस्केप कर जाते हैं। और यहाँ पर हार्ट मॉन्ट्रियल से पहले स्क्रू हो गए थे, जहाँ पर अब पानी हार्ट के सर से काफी ऊपर चला गया था। और मैच खत्म होने के बाद हार्ट ने विंस को बुरी तरह लताड़ कर रख दिया था, जहाँ पर हार्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन को क्लीनली दिखाने लगे थे और विंस का इविल जेनेसिस कैरेक्टर भी दिखने लगा था। अब रेसलमेनिया 13 पर फाइनल शोडाउन होगा। एक तरफ है सैवेज स्टीव ऑस्टिन और दूसरी तरफ है एक्सीलेंस ऑफ एक्सिक्यूशन ब्रेट द हिटमैन हार्ट। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक नए जनरेशन का एंटी हीरो था जो अपनी ट्रैश टॉकिंग और सैवेजपन से फैंस को पागल कर रहा था और पॉपुलर होते जा रहा था। फैंस उसके लिए क्रेजी थे। और एक तरफ था ब्रेट द हिटमैन हार्ट, एक्सीलेंट टेक्नीशियन जो अपने मॉरल वैल्यूज और एथिक्स से काम करता था। और फैंस इनका फेस ऑफ देखना चाहते थे और ऑस्टिन ने हार्ट की नाक में दम कर दिया था। और हार्ट भी अब ऑस्टिन को किसी भी कीमत पर 2 पांव पर चलता नहीं छोड़ेंगे। और उनके मैच में रेफरी थे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन कीन शेमरॉक। और जब उनका मैच हुआ था तो हार्ट की एंट्री पर क्राउड ज्यादा लाउड था, पर क्राउड में ऑस्टिन मैनियक्स भी प्रेजेंट थे जो उसे चीयर कर रहे थे। और जब उनका मैच स्टार्ट होता है तो दोनों में ब्रॉल हो जाता है रिंग के बाहर भी, जहां पर जब भी हार्ट ऑस्टिन पर अटैक करते हैं तो क्राउड लाउडर हो जाता है, जहां पर ऑस्टिन का खून आना शुरू हो जाता है और दोनों की फाइट इंटेंस हो जाती है। फिर हार्ट ने ऑस्टिन पर शार्प शूटर अप्लाई कर दिया था, जो इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि ऑस्टिन अपनी कॉन्शियसनेस को ही लूज कर देते हैं, पर हार नहीं मानते। और यहीं से पास अप पूरी तरह पलट गया था। ऑस्टिन पास आउट हो गए थे और क्राउड यहाँ पर हार्ट को बू करने लगा था, जहां पर अब फैंस ऑस्टिन के साथ हो गए थे और एकदम से हार्ट को ही नेगेटिवली बू करने लगे। और ब्रेट हार्ट को विनर भी डिक्लेयर कर दिया गया था, जहां पर ऑस्टिन के सैवेज नेवर से डाई एटीट्यूड ने उन्हें फेवरेट बना दिया था और हार्ट को विलन। ऑस्टिन के इस एटीट्यूड ने उन्हें एक लेजिट टफ गाय की तरह एस्टेब्लिश कर दिया था। और यहाँ पर हार्ट अब पूरी तरह से विलन हो गए थे और मैच खत्म होने के बाद भी हार्ट ऑस्टिन को मारने लगे थे और क्राउड और लाउडली बू करने लगा, जहां पर फाइनली शेमरॉक को हार्ट को दूर फेंकना पड़ा, जहां पर फिर क्राउड पॉप करने लगा। और यहाँ पर शेमरॉक हार्ट को फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं, पर हार्ट ऑलरेडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे और उन्होंने पीछे हटना ही बेहतर समझा। और ये एक्चुअल राइज था ऑस्टिन 316 का, ना कि उनका किंग ऑफ द रिंग ऑस्टिन 316 प्रोमो। इस मैच ने ऑस्टिन की पर्सनालिटी और उनके एटीट्यूड को एक अलग लेवल पर स्टैब्लिश किया था, जिसकी चर्चा जनरेशंस तक की जाएगी। फिर इसके अगले रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन आकर एक प्रोमो करते हैं जहां पर वे अभी भी हील थे और वे किसी के लिए नहीं बदलेंगे, पर रियलिटी में ऑस्टिन फैन फेवरेट हो गए थे हील ट्रेड्स के बावजूद भी। और यहाँ से ही हार्ट और ऑस्टिन का भी फ्यूड कंटिन्यू रहेगा। फिर इन योर हाउस रिवेंज ऑफ द टेकर में हार्ट और ऑस्टिन का मैच हुआ था, जो इनके रेसलमेनिया के एनकाउंटर जितना स्पेशल तो नहीं था, पर फिर भी ठीक ठाक था। यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन के इंटरफेरेंस से ऑस्टिन जीत गए थे और ऑस्टिन को WWE चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी अंडरटेकर के अगेंस्ट WWF इन योर हाउस कोल्ड डे इन हिल पेपर व्यू में। और ये ऑस्टिन का पहला WWE चैंपियनशिप मैच था और यहीं से ऑस्टिन और अंडरटेकर की राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, जो आने वाले और सालों तक चलने वाली थी। और इनका मैच डिसेंट था और यहाँ पर भी हार्ट फाउंडेशन क्राउड में प्रेजेंट था, जिनकी डिस्ट्रैक्शन से ऑस्टिन हार गए थे। और यहाँ पर अब ऑस्टिन का फ्यूड पूरे ही हार्ट फाउंडेशन के साथ शुरू हो गया था। और इसके अगले रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन और शॉन माइकल्स टीम अप हुए थे, जो एक ड्रीम टीम लगती है, पर उस टाइम पर ये रेगुलरली पेयर होते
होते थे, तो सोचो वो टाइम WWE का कितना आइकॉनिक होगा। ऑस्टिन और माइकल्स यहाँ पर हार्ट फाउंडेशन के ओवन हार्ट और ब्रिटिश बुलडॉग को हराते हैं और टैग चैंपियंस बन जाते हैं। पर ऑस्टिन और माइकल्स की पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली थी। ऑस्टिन एक रिबेल था जो सिर्फ अपने टर्म्स पर चलना पसंद करता था, और शॉन माइकल्स, ओ माय गॉड, एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड, दोनों में टेंशंस दिखने लगे थे। पर दोनों टैग चैंपियंस भी थे और वे अपना टाइटल जून 27 रॉ के एपिसोड में लेजेंड ऑफ डूम के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, पर यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू में स्टीव ऑस्टिन और शॉन माइकल्स का मैच सेट हो जाता है, पर उनके मैच में एक स्पेशल सरप्राइज देखने को मिला था। यहाँ पर एक फैन ने मैच में इंटरफेयर कर दिया था जो शॉन माइकल्स का फैन था, और माइकल्स उसे काम करते हैं और फिर उनका मैच कंटिन्यू करते हैं जो डबल डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है। फिर कैनेडियन स्टैम्पीड पेपर व्यू जो कैलगरी कनाडा में होता है, जो था 10 मैन टैग मैच, हार्ट फाउंडेशन वर्सेस स्टीव ऑस्टिन की टीम, जिसमें शेमरॉक, गोल्डस्ट, लेजेंड ऑफ डूम ऑस्टिन के साथ खड़े होते हैं। और इनके मैच में जो क्राउड था उसमें ऑस्टिन के फैंस भी थे जिन्होंने ऑस्टिन को उनकी कंट्री में वेलकम किया था जिसमें ये शो हो रहा है। और यहाँ ऑस्टिन की पॉपुलैरिटी दूसरी कंट्रीज में भी बढ़ती जा रही थी। पर यहाँ मैच के एंड में ओवन हार्ट ऑस्टिन को रोल ओवर पिन करके हरा देते हैं और ऑस्टिन और ओवन हार्ट की राइवलरी यहाँ पर शुरू हो गई थी। और इसके अगले रॉ पर माइकल्स ने अपनी टैग चैंपियनशिप वेकेट कर दी थी। फिर जुलाई रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन अकेले ही अपनी चैंपियनशिप को ओवन हार्ट और बुलडॉग के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, पर यहाँ उनके मैच में डूड लव डेब्यू कर देते हैं और ऑस्टिन और डूड लव टैग चैंपियंस बन जाते हैं। और फिर समर स्लैम पेपर व्यू में एक टर्निंग पॉइंट आया था जिसने ऑस्टिन के पूरे करियर को ही शिफ्ट कर दिया था, जिसने उन्हें एक टेक्निकल रेसलर से एक ब्रॉलर बना दिया था। ऑस्टिन का मैच था ओवन हार्ट के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर ओवन ने ऑस्टिन को टूबस्टोन पाइल ड्राइवर इतनी जोर से हिट किया था कि ऑस्टिन का सर मैट पर बहुत जोर से टकराया था। यहाँ पर पाइल ड्राइवर इतना ज्यादा इंटेंस स्ट्रक हुआ था कि ओवन खुद डर गए थे कि ऑस्टिन की गर्दन वास्तविकता में टूट गई। ओवन के फेस पर भी नर्वसनेस देखी जा सकती है और वे ऑफिशियल्स के साथ बहस करने का नाटक करते हैं और ऑस्टिन उठकर ओवन को एक क्लमजी रोल ओवर करके मैच जीत जाते हैं। ऑस्टिन को यहाँ पर टेम्पररी पैरालिसिस हो गया था। ऑस्टिन ने अपना टाइटल फोरफिट किया था क्योंकि अभी वे रिंग एक्शन में कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। फिर सर्वाइवर सीरीज में ऑस्टिन ने अपना टाइटल फिर से जीता ओवन हार्ट से। फिर इसके अगले रॉ के एपिसोड में एक और आइकॉनिक राइवलरी की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर विंस मैकमैन और ऑस्टिन रिंग में थे, जहां पर विंस ऑस्टिन को उनके इन रिंग रिटर्न को उनके नेक पेन के लिए घातक बताते हैं, जिससे उनका फिजिकल प्रेशर बढ़ेगा और फैंस को उनकी चिंता है। पर यहाँ ऑस्टिन फर्स्ट टाइम विंस को स्टोन कोल्ड स्टनर दे देते हैं और ऑस्टिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ से विंस और ऑस्टिन की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है और फैंस को भी विंस के इंटेंशंस क्लियर नजर आने लगते हैं कि वे ऑस्टिन के एंटी हीरो पर्सोना की बढ़ती पॉपुलैरिटी और उनके आउटस्पोकन ट्रैश टॉकिंग वाले नेचर से परेशान है। ऑस्टिन यहाँ पर अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और उन्हें चैलेंज करता है WWE का एक और न्यूकमर और राइजिंग सुपरस्टार, और वो भी एक मेगास्टार बनने की राह पर था और उसे भी एक मेजर ब्रेक चाहिए था और वो था द रॉक। रॉक ने भी अपना ऐलान कर दिया था कि WWE में वो भी एक चैलेंजर है। हालांकि WWE ने रॉक को ऑस्टिन जैसा इनिशियल पुश नहीं दिया था, पर फिर भी वे कंपनी में धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा था। डी जनरेशन एक्स इन योर हाउस में ऑस्टिन ने रॉक को हराया था मात्र 6 मिनट में बिना अपनी जैकेट उतारे, और यहाँ WWE के मेगा स्टार बन गए थे, जिसके मर्चेंडाइज ने हाई प्रॉफिट देना शुरू कर दिए थे। और ब्रेट हार्ट ने भी WWE को लीव कर दिया था और 98 रॉयल रंबल भी ऑस्टिन ने जीता था रॉक को आखिरी में एलिमिनेट करके, और वे अब चैलेंज करेंगे शॉन माइकल्स को WWE चैंपियनशिप के लिए। और उसी रॉयल रंबल में माइकल्स की बैक इंजर्ड हो गई थी और रेसलमेनिया 14 का बिल्डअप एक हाई लेवल पर किया गया था, जहां पर माइक टायसन को WWE में स्पेशली लाया गया था, जिससे मीडिया हाइप मिली थी। रेसलमेनिया 14 पेपर व्यू को अभी तक का WWE का मोस्ट हाइप्ड रेसलमेनिया बताया गया था, जहां पर वो मोमेंट आ गया था जहां पर माइकल्स और ऑस्टिन का चैंपियनशिप मैच होता है। माइकल्स पूरे मैच के दौरान इंटेंस पेन में होते हैं और दोनों की फाइट रिंग के बाहर भी होती है, पर फाइनली ऑस्टिन माइकल्स को स्टनर देकर पिन करते हैं और WWE चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेते हैं। और ये एक नए एरा की शुरुआत थी जिसने पूरे WWE को नए डायरेक्शन में शिफ्ट किया और एटीट्यूड एरा के ऑस्टिन फेस बन गए थे। स्टीव ऑस्टिन की लेगेसी सिंपल है, उसने मैच ही नहीं जीते, उसने सिस्टम की माँ बहन एक करके पूरे बिजनेस के फेस को बदल दिया। वो रेसलर जो रूल्स को तोड़ता था, रेफरी को गाली देता था, बॉस पर बियर फेंकता था, फिर भी वो सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। स्टीव ऑस्टिन ने प्रूव कर दिया कि लेगेसी बेल्ट से नहीं बनती बल्कि एटीट्यूड से बनती है, और उसका एटीट्यूड हमेशा सैवेज रहा है, इसलिए आज भी दुनिया ऑस्टिन 316 को सलाम करती है और करती रहेगी। तो आखिर सवाल ये आता है कि WWE ने स्टीव ऑस्टिन जैसे गंजे रेसलर को इतना हेवीली पुश करना क्यों स्टार्ट कर दिया था और उसे ही अपना बिगेस्ट स्टार अट्रैक्शन के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया, जबकि कंपनी में दूसरे सुपरस्टार्स भी थे। तो यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि ऑस्टिन का कैरेक्टर बिल्कुल ही रियल था और WWE ने उसके ट्रैश टॉक के वीडियो पैकेजेस ऑलरेडी अपनी प्रोग्रामिंग में दिखाने शुरू कर दिए थे और ऑडियंस वही देखना चाहती थी। उन्हें मतलब नहीं था कि सामने वाला बंदा कैसा दिखता था। और फिर ऑस्टिन का एटीट्यूड, उसके चलने का स्टाइल जब भी उसकी अरीना में एंट्री होती थी और जिस तरीके के प्रोमोज वो देता था वो बहुत ही डेंजरस होते थे और अनप्रिडिक्टेबल थे, और जनरल ऑडियंस भी उस पीरियड की अपने सिस्टम से पक चुकी थी। तो ऑस्टिन का रेबेलियस एटीट्यूड उनके मन की आवाज थी
जो रूल्स की बस माँ बहन एक करना चाहता है। और जिस टाइम पर ऑस्टिन की पॉपुलैरिटी ग्रो हो रही थी, इंडिया में भी ऑस्टिन का इम्पैक्ट बढ़ रहा था। और यही वो टाइम था जब स्टार स्पोर्ट्स पर डब्ल्यूडब्ल्यू आने लगा था और ज्यादा व्यूअर्स इंडिया के डब्ल्यूडब्ल्यू देखने लगे थे, जहां पर उन्होंने ऑस्टिन की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना स्टार्ट किया था। उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप इंडिया में थी, पर ऑस्टिन की वजह से व्यूअरशिप लाखों में पहुंच गई थी। और आज के मॉडर्न फैंस रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ बताते हैं, लेकिन एक वक्त था जब डब्ल्यूडब्ल्यू का असली बॉस कोई चेयरमैन नहीं था, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन था। और जहां ऑस्टिन खड़ा हो जाता था, लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी।